हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस्ड 2023 पेपर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चन पर देते हैं। ये है क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और उसमें से केवल एक आंसर सही है। सेकंड सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें से एक से ज़्यादा आंसर सही है। थर्ड सेक्शन में ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आंसर देने हैं। इसमें आंसर आपको देना है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में। और फोर्थ सेक्शन में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसे पढ़ के आंसर करना है। एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो यह है टोटल 17 क्वेश्चंस। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस प्लस q and माइनस q located in xy plane at 0, 2 and 0, -2। ये 2 चार्जेस हैं, एक प्लस q है, एक माइनस q है, 0, 2 और 0, -2 पर। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है l या d, आप जो भी कहना चाहो, वो कितना है? 4 है, राइट। सो इसको d कहते हैं। d जो है सो 4 है, 4 मिलीमीटर इस डायपोल का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 100 मिलीमीटर है। ये यहाँ पर पूरा आया नहीं। 100 मिलीमीटर इस पॉइंट P पर जो है, सो ड्यू टू द डायपोल इज V0। ये जो डायपोल दिख रहा है उसकी वजह से V0 है। द चार्जेस प्लस q and माइनस q आर देन मूव्ड टू द पॉइंट्स -1, 2 मिलीमीटर एंड 1, -2 millimeter respectively. What is the value of the electric potential at P due to the new dipole? अब ये जो डायपोल है, इसको चार्जेस को हटा दिया, यहाँ पर रख दिया चार्जेस को, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया। y कोऑर्डिनेट तो सेम है, लेकिन x कोऑर्डिनेट में इसको -1 रखा, और इसका भी y कोऑर्डिनेट -2 ही है, लेकिन x कोऑर्डिनेट इधर 1 कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो अब जो है सो नया जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले जो पुराना पोटेंशियल है V0, जिसको वो बोल रहा है यहाँ पर, ये जो डायपोल जब 0, 2 और 0, -2 पर है तो कितना होता है। तो इसका डायपोल कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है किसी डायपोल की वजह से। ये हमारे पास मान लीजिए -q और +q जो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस है। कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो डायपोल का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/4πε0 P cos थीटा बाय ये जो डिस्टेंस है r⁻3। ये पोटेंशियल होता है यदि r हमारा बहुत ज़्यादा है d से, और ये तो रहना ही चाहिए। ये d जो डिस्टेंस है इसके बीच में, इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला होता है। और ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। P जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है Q टाइम्स T। Q ये जो चार्ज है, दोनों सेम चार्ज होना चाहिए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, और डायरेक्शन इसका होता है किधर, -q टू +q, जो भी इसको डायरेक्शन देना है, ये एंड डायरेक्शन देना है, इधर -q टू +q। तो ये P और R के बीच में जो एंगल है वही थीटा है। थीटा हमारा ए एंगल है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला को रखते हैं। तो 1/4πε0 P का वैल्यू यहाँ रखते हैं। P कितना हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, इधर 2 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर। Q टाइम्स 4 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है। इसका यूनिट्स में ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम रेशियो निकालेंगे, हमें कंपेयर करना है पोटेंशियल का दूसरे जगह के पोटेंशियल से, बाय r3। ये डिस्टेंस जो है 100 मिलीमीटर का क्यूब है।
नहीं 100 मिलीमीटर नहीं होगा ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 100 है, ये भी 100 है, तो ये 100 स्क्वायर रूट 2 मिलीमीटर का पावर 3। अब कॉस थीटा, ये एंगल जो है, ये एंगल नहीं, ये -q2 + q, इक्वल डायरेक्शन, और इसका और इसके बीच का एंगल ए वाला एंगल इक्वल थीटा 0। तो ये एंगल कितना हुआ, ये 100 तो 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री होगा, तो cos 45 डिग्री। तो इसको रखते हैं एक इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है इसी पॉइंट पर मुझे निकालना है, लेकिन किस केस के लिए, इस डायपोल के लिए, जो डायपोल के चार्जेस को अलग जगह रखा गया है। तो अब चार्जेस यहां पर है, तो अब भी निकालते हैं, भी कितना हो जाएगा 1/4πε। इसका p, तो डायपोल मोमेंट कितना है, चार्ज टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज तो वही है q, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच में। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, अब आपको निकालना पड़ेगा ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, या आपको जैसे भी निकालना हो। हम इसके लिए फॉर्मूला यूज कर देते हैं कि ये हमारा नाम यदि a और ये b है, तो ए बी कितना है अभी, उसका x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है प्लस y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, कितना हो गया 1 1 2 4 2 2 4 4 4 16, सो स्क्वायर रूट ओवर 20, स्क्वायर रूट ओवर 20 अब की हुआ इतना। और cos एंगल देते हैं, पहले डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस अब भी सेम है, पहले जो था वही डिस्टेंस है अब भी 100 स्क्वायर रूट 2। और एंगल, एंगल कौन सा एंगल, -2 प्लस, माइनस किधर है, ये -2 प्लस ये जो डायरेक्शन है इसके साथ में एक कितना बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये तो 45 डिग्री है, और ये कितना बड़ा एंगल है इसको देखना होगा, तो इसी एंगल को अल्फा बोलते हैं। तो ये है हमारा कितना 1, ये हमारा कितना है 2, तो tan थीटा की tan अल्फा कितना हुआ 1/2, tan अल्फा 1/2 इसको अल्फा कहते हैं। cos 45 डिग्री प्लस अल्फा, ये 45 डिग्री है, थीटा नॉट जो है 45 डिग्री है। तो ये आ गया हमारा। अब दोनों का हमें रेशियो निकाल ले, तो v जो है इन टर्म्स ऑफ v0 निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं v डिवाइडेड बाय v0, जो कांस्टेंट है वो तो कट जाएगा, ये कट गया, q कट गया, ये कट गया, ऊपर में बचा 4 टाइम्स cos 45 डिग्री, और नीचे में बचा स्क्वायर रूट 20 टाइम्स cos 45 डिग्री प्लस अल्फा, यही बचे। तो भी हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 cos 45 डिग्री 1/√2, स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं कितना 2 स्क्वायर रूट 5, और cos a प्लस बी जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, cos 45 डिग्री cos अल्फा माइनस साइन 45 डिग्री साइन अल्फा, और कहीं लिख ले इधर tan अल्फा कितना था, tan अल्फा था 1/2, देखिए लिखे हुए हैं 1/2। तो यहाँ से देखकर हम बता सकते हैं कि cos अल्फा कितना होगा, ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट ओवर 5, वैल्यू रखते हैं cos 45 डिग्री 1/√2, cos अल्फा यहाँ से देख के लिखिए cos अल्फा 2/√5, ये एक ट्रायंगल बना लेगा अल्फा, ये 1 ये 2, तो ये स्क्वायर रूट ओवर 5 होगी। तो cos अल्फा 2/√5, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन अल्फा 1/√5,
ये 2 चला गया, सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ओवर 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 5, ये कितना हुआ, 2 में से 1 गया तो 1, 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 5, ये तो खत्म हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आया 2, और इस तरह से v इज इक्वल टू 2 टाइम्स v नॉट। तो ये कितना आया, 2 v नॉट। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर दिया कि ऊपर में मैंने v नहीं लिखकर v नॉट लिखा, पहला वाला जो है सो v नॉट है, cos 45 डिग्री, ये v नॉट लिखा हुआ है और नीचे में v लिखा हुआ है, तो ये मैंने उल्टा कर दिया, ये v नॉट है और ये v है, तो ये v नॉट है और ये v है। हमसे पूछा गया v के लिए, तो v जो है सो v नॉट का हाफ हो गया, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक डायपोल है जो माइनस की और प्लस की चार्जेस से बना हुआ है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया है, और इसका डिस्टेंस कितना है 4 मिलीमीटर, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, और इस कोई पॉइंट P है जो ओरिजिन से 100 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसका, वहां पर इसका जो है सो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल होता है इतना, किधर लिखा, ये है पोटेंशियल डायपोल की वजह से 1/4 P cos थीटा बाय r की। P जो है सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट मतलब चार्ज टाइम डिस्टेंस। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है वो सेम नहीं रहता है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा मूव कर दिया इधर, यदि इसके बीच का जो डिस्टेंस सेम नहीं है, यदि सेम रहने के लिए इसे इस तरह से मूव करना पड़ता, राइट, सर्कल में इस तरह से मूव करना पड़ता था इस सर्कल में, लेकिन इसको ऐसा मूव ना करके इसको लेफ्ट ले गया है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया है। तो सेकंड केस में डायपोल मोमेंट जो है वो बढ़ गया है, तो यहाँ पर ये गलती ना करें कि इसका डायपोल मोमेंट जो है वही यहाँ पर भी लिखे, तो ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया। और एंगल, ये जो है डायपोल का मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो -q टू प्लस q होता है, और उस डायरेक्शन के साथ में इस पॉइंट का एंगल जो है ये वो थीटा नॉट, ये वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये ऑफकोर्स 45 डिग्री होगा, वो मैंने लिख दिया। और डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप यदि चाहो तो निकाल सकते हो, 100 स्क्वायर रूट ओवर 2 मिलीमीटर होता है। और ये सारे यूनिट हमने मिलीमीटर में रहने दिए हैं, क्योंकि हम इसका रेशियो निकालेंगे तो सारे यूनिट कट जाएंगे। सेकेंड केस में जब चार्जेस को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल आता है Q, यहाँ पर है Q टाइम्स 4, ये हम डायपोल मोमेंट लिख रहे हैं, डायपोल मोमेंट पहले लिख रहे हैं P, तो यहाँ पर Q टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 20 आए। और एंगल तो ये थीटा नॉट है ही, साथ में ए वाला भी ऐड करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट है उसका है ए वाला डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के साथ में उस पॉइंट का जो इसके सेंटर से ज्वाइन करता है लाइन, उसके बीच का एंगल है थीटा नॉट प्लस अल्फा, और अल्फा कितना आया 1, tan अल्फा जो है 1/2 आता है। tan अल्फा 1/2 है, तो बाकी साइन अल्फा cos अल्फा का जब भी मुझे जरूरत होगा वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ये cos 45 प्लस अल्फा लिखा, v को v नॉट से डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ v नॉट को v से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आया 2, तो इसका मतलब है v नॉट जो है ट्वाइस ऑफ v है, v हमें निकालना है, वो हाफ हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of 3 derived quantity, namely the gravitational constant g, Planck's constant h, and speed of light c h. Y is equal to c to the power alpha h to the beta g to the power gamma. Which of the following statement is correct? ये वाला ही करेक्ट है, तो इसको निकालना है, तो उसको सिस्टमेटिक जो तरीका है उसी तरीके से निकालेंगे। आप चाहो तो नॉक आउट मेथड भी यूज कर सकते हो, मैं एक एक करके वैल्यू रखते जाऊं और देखते जाऊं, लेकिन ये काफी ज़्यादा टाइम लगेगा। इस केस में कभी कभी नॉकआउट मेथड इजी होता है। अब यहाँ पर जो है 3 का वैल्यू निकालना ही है, तो 3 इक्वेशन आएंगे, उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है डायमेंशन सेम करते हैं, सी अल्फा एच बीटा जी गामा, दोनों तरफ डायमेंशन सेम करते हैं। एच का डायमेंशन क्या है देख लेते हैं। एच क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। तो एच का डायमेंशन आएगा E बाय न्यू, न्यू जो है सो 1/t होता है। तो E जो है सो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है,
ये फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट एनर्जी बन गया और टाइम टी यहाँ पर, तो ml2t-1। जी का भी देख लेते हैं। जी कहाँ आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में? जी ये मास स्क्वायर हुआ या डिस्टेंस स्क्वायर हुआ, तो जी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा फोर्स का mlt-2 फोर्स, और टाइम यहाँ पर 2 और हो गया, 3 हो गया, और डिवाइडेड करना है m2 से, तो m-1 L3t-2 सबके यहाँ पर रखते हैं डायमेंशन। और इधर ये है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। C का लिखते हैं Lt-1 स्पीड है। H का लिखते हैं, H यहाँ पर निकाल लिए ml2t-1, और G का इसको भी निकाल लिए, इधर जो फोर्स जो है वो है ml-2 और एरिया है L2। इधर सजा के लिखते हैं m⁻β और इधर माइनस गामा। L का लिखते हैं ये अल्फा प्लस 2β प्लस 3 गामा। T का लिखते हैं माइनस अल्फा माइनस 2β माइनस 2 गामा। और इधर कितना है m L-1 t-2, ये वाला जो चीज है। आप कंपेयर करते हैं उसके डायमेंशंस को। डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t का दोनों तरफ, इधर बीटा माइनस गामा आया, m का डायमेंशन है बीटा माइनस गामा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में m का डायमेंशन 1 है। इधर l का डायमेंशन है अल्फा प्लस 2β प्लस 3 गामा, लेफ्ट में इधर कितना है -1 है। इधर फिर t का डायमेंशन है माइनस अल्फा माइनस 2β माइनस 2 गामा, इधर -2 है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। हम तीनों इक्वेशन को यदि ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तीनों को ऐड कर दें तो अल्फा खत्म हो गया, ये गामा भी खत्म हो गया, केवल बीटा बचा। सो बीटा इज इक्वल टू ये भी -2, और बीटा इधर 2β इज इक्वल टू -2, 2β इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमें बीटा जो है सो पता चल गया -1। तो गामा जो है सो 1 प्लस गामा जो है सो बीटा -1 है, बीटा -1 ये -2 आ गया। अल्फा निकालते हैं, अल्फा किसी से भी निकाल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा सेकेंड से। अल्फा इज इक्वल टू -1 -2β -3 गामा, -1 -2β कितना होगा? बीटा -1 है तो ये हो गया +2। गामा जो है सो कितना है? 2 है, तो -3 गामा एक्चुअली -2 है, तो कितना हो गया है? +6 हो गया, 7 आया। तो इस तरह से अल्फा बीटा वैल्यू का गामा का वैल्यू में आया अल्फा 7, बीटा -1 एंड गामा -2। ये हमारा आंसर हो गया 7 -1 -2, 7 -1 -2, ऑप्शन नंबर 1 यही सही हो गया। तो इसमें क्या करना था? इसमें सिंपली डायमेंशंस जो है सो यंग मॉडुलस बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दिए, इसको सिंप्लीफाई किए, डायमेंशन दोनों तरफ जो है इक्वेट किए, हमें पास 3 इक्वेशन आया और इसको सॉल्व करना किया, हमारा आंसर आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A particle of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at a point xy is given by, इसका वेलोसिटी दे दिया है, where alpha is a non-zero constant. What is the force acting on the particle? वेलोसिटी दिया है, फोर्स निकालना है। फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन, और एक्सलेशन कितना होता है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, अपने आप मास निकल जाएगा। तो v का जो है डेरिवेटिव निकालते हैं, यहीं पर ये निकाल लें। ये अल्फा कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dt। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस,
2 dx by dt, ये यूनिट वेक्टर है लॉन्ग y एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, dy by dt, ये y वेलोसिटी है इन y कंपोनेंट, वेलोसिटी along y कंपोनेंट, ये dx by dt वेलोसिटी है along x कंपोनेंट। वेलोसिटी y, भी y कितना है, यहां से देखिए इसका दो ठो कंपोनेंट है, ये वाला x कंपोनेंट है और ये वाला y कंपोनेंट है, तो वैल्यू रख देते हैं। भी y कंपोनेंट कितना है, 2x टाइम अल्फा, 2x टाइम अल्फा प्लस 2 vx, ये वाला जो है x कंपोनेंट है a टाइम अल्फा, ये नहीं अल्फा टाइम y। इससे जो कॉमन आया इसमें निकाल लेते हैं, 2 अल्फा कॉमन है, 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर y बचा, और हम लिख नहीं रहे यूनिट वेक्टर। 2 अल्फा निकाल लिया, x अल्फा प्लस y हैट, ये वैल्यू है, इसको लिख देते हैं n टाइम 2 अल्फा स्क्वायर x हैट y हैट, ये हैट जो यूनिट वेक्टर है, ये फोर्स हो गया 2m अल्फा स्क्वायर x हैट y हैट, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें क्या करना था, इसमें सिंपली इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर भी वाई और भी एक्स आया, वो भी वाई और भी एक्स यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये जो भी है ये हमारा भी जो वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं भी एक्स डायरेक्शन में का डायरेक्शन और भी वाई का डायरेक्शन। तो यहाँ से हम भी एक्स और भी वाई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल गैस इज इन thermodynamic equilibrium, the number of degree of freedom of a molecule of the gas is n। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको n से डिनोट करता है, हम यूजुअली f से डिनोट करते हैं क्योंकि n को हम नंबर ऑफ मोल्स में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एनीवे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोल ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज un। एक मोल जो गैस है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 है, और इसका जो इंटरनल एनर्जी है ये un है, ये n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस इज vn। vn जो है स्पीड ऑफ द साउंड है। एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक तरफ जो है इंटरनल एनर्जी को देखते हैं और एक तरफ वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी गैस में कितना होता है, जो वेलोसिटी लिखते हैं गैस में वो लिखते हैं गामा p बाय रो, ये लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गामा जो है वही जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। गामा क्या है, गामा जो है सो cp बाय cv है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम सो cv को कितना लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, cv लिखते हैं n बाय 2r, और cp जो है सो cv प्लस r होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो n प्लस 2 बाय 2r। तो यहाँ से गामा कितना आ गया, जो cp बाय cv का रेशियो है वो हो गया n प्लस 2 बाय 2 बाय n। तो गामा का वैल्यू यहाँ पर हो गया n प्लस 2 बाय n, और इधर p बाय रो जो है उसको क्या लिख सकते हैं, यदि एक बोला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर है, प्रेशर जो तो कांस्टेंट है लेकिन ये जो टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज कर जाएगा, सो हम इसको गैस इक्वेशन से यूज करते हैं। फिर कहीं पर इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू कोई गैस है m बाय m, नंबर ऑफ मोल्स RT। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, V को उधर ले जाते हैं, तो PM इक्वल टू m बाय v RT। ये m बाय v जो है सो क्या है, डेंसिटी है। PM इक्वल टू, तो यहाँ से p बाय रो आ गया RT बाय m, सबका सब कांस्टेंट। मास जब तक गैस नहीं चेंज करेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो चेंज नहीं होगा,
तो पी बाय रो की जगह हम लिख सकते हैं आर टी बाय एम। पी बाय रो चेंज नहीं होगा यदि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होता तो। ओके, तो यहाँ पर वी एन का वैल्यू जो है सो इतना आया, और इसमें से क्या करना है 1 + 2/n ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से देख के बताइए कि यदि n बढ़ेगा तो वी एन बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर n जब बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, तो ये वी एन छोटा हो जाएगा। n जो है सो राइज करेगा, वी एन जो है सो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से इसको देख कर बस इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम देखते हैं कौन सही है। n बड़ा होगा तो वी एन छोटा होगा। मतलब यदि 3 और 6 का हमें बातें करें, जैसे n जिसका ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम है, n जिसका ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम है। नहीं, यहाँ तो वो नहीं है, जिसका n ज़्यादा है उसी की वेलोसिटी ज़्यादा की है। यहाँ पर जिसका n ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम है। हाँ, ये तो सही है। और जगह n जिसका ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम है, ये वाला भी सही है। ये तो गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर जिसका n ज़्यादा है उसी का वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर जिसका n ज़्यादा है उसी का वेलोसिटी ज़्यादा है, ये भी तो गलत है। जिसका n ज़्यादा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा कर दिया, n ज़्यादा है वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक सही हुआ, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। इसको भी आप चेक कर सकते, देख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी में जाते हैं, तो एनर्जी कितना होता है, इंटरनल एनर्जी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तो 1 मोल गैस है तो 1 रहेगा, CVT। और CV कितना होता है, CV यहाँ पर लिखें, तो CV यहाँ से n/2 R है। ये तो नंबर ऑफ गैस 1 है, n/2 R है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UN जो है सो प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ फ्रीडम के। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना UN ज़्यादा होगा। तो UN देखिए इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, ये भी सही हो गया। यहाँ पर ये तो गलत हो गया, यहाँ पर ये ज़्यादा होना चाहिए था, जिसका n ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, ये सही था, लेकिन ये गलत हो गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में है, इसमें से 3 क्वेश्चन हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन एक से ज़्यादा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d, लिखा है as shown in the figure. The refracting index of the slab increases linearly from n1 to n2. n1 to n2 जो है linearly increase कर रहा है over the height h. Which of the following statement is are correct about the light wave emerging out of the slab? ये लाइट वेव आ रहा है, ये सभी क्या कहते हैं इसको? इसको कह सकते हैं वेव फॉर्म या वेव फ्रंट। ये बहुत दूर से आ रहा है इसलिए पैरेलल हो गया, वरना स्फेरिकल होता है, इस तरह से चलता रहता है यहाँ से। तो ठीक है, ये इस तरह से प्लेन वेव यहाँ पर आ रहा है, इस पर इंसिडेंट हुआ, अब उसके बाद में यहाँ से चलेगा, यहाँ से इधर भी चलेगा। हाँ, और क्या होगा, ये जो वेव फॉर्म है वो इक्वल टाइम में होता है। t इक्वल टू, यदि यहाँ पर t1 है तो t इक्वल टू t2 है। ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर t इक्वल टू t2 पर है। तो इक्वल टाइम में जो इसका वेव फॉर्म जो है वो उस पर सारे वेव यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो इक्वल टाइम में कहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए यहाँ पर यदि डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका स्पीड कम है। यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ तक पहुँचने में से ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला पहले ही ख़त्म कर लेगा, लेकिन ख़त्म करके इसका वेट तो नहीं करेगा कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तो हम भी साथ में चलेंगे, तभी कुछ ज़्यादा दूर चल जाएगा। ऐसे यहाँ स्पीड कम है, कम दूर चलेगा कोई पर्टिकुलर टाइम में। मान लीजिए यहाँ पर जो है सो t इक्वल टू t3 पर आता है, और इधर हम देख रहे हैं t इक्वल टू t4 पर ये जस्ट क्रॉस किया है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आएगा, स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर चला है, और तब हमारा ये होगा वेव फॉर्म। ये लीनियर चेंज हो रहा है इसलिए लीनियर आ गया। और उसने क्या पूछा, इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एन एंगल, सम एंगल दिया, डिफ्लेक्ट करेगा। तो
ये वेव था ऐसे, हाँ, अब ये जो है सो डिफ्लेक्ट कर गया। ये वेव को यदि ये नहीं रहता तो ये सीधा ऐसा रहता, तो ये वेव जो इस तरह से होना चाहिए था तो इधर से मूव कर गया, इतना डिफ्लेक्ट कर गया। ये वाला एंगल निकालते हैं तो tan थीटा कितना होगा, ये मान लेते हैं x है। यहां से यहां तक आने में सेम टाइम लगा है, जो यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो डिस्टेंस d है, डिवाइडेड बाय स्पीड। यहां पर इसका स्पीड क्या है, स्पीड इसका यहाँ पर c, स्पीड कम हो गया तो c बाय म्यू मतलब n2। यहाँ पर कितना टाइम लगा, d बाय c बाय n1, और यहाँ पर कितना टाइम लगा, x बाय c। यहाँ पर स्पीड c है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया d n2 इक्वल टू d n1 प्लस x। तो x का वैल्यू हमें d के टर्म में आ गया है, x इक्वल टू d n2 माइनस n, ये x का वैल्यू आ गया। और यहाँ पर जो ये tan थीटा है वो x बाय ये हाइट है h, x का वैल्यू यहाँ पर आया d n2 माइनस n1 बाय हाइट h। तो थीटा जो है सो ये tan इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स tan इनवर्स d टाइम्स n2 माइनस n1 बाय h। ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ अलग एंगल दे दिए। इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये भी गलत है, डिफ्लेक्ट करेगा। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। वो तो दिख रहा है यहाँ पर, ये डिपेंड कर रहा है केवल n2 माइनस n1 पर, कहीं अकेला n1 या n2 नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों पर डिपेंड कर सकता था, n2 माइनस n1 भी होता और n2 प्लस n1 भी होता, तो उसका सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ वैसा कोई बात नहीं है, तो वो सही हो रहा है, तो ये 2 आंसर सही हुआ आपका। तो यहाँ इस तरह से बना लिया कि हमारे पास एक वेवफॉर्म आ रहा है, और वेवफॉर्म जब ग्लास स्लैब से होकर क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए यदि डेंसिटी हर जगह सेम रहता तो ये सीधे पैर निकल जाता है इधर। ये वेवफॉर्म का फॉर्म ऐसा नहीं होता, सीधा ये पैरेलल ही रहता है इसी के पैरेलल। लेकिन अब डेंसिटी यहाँ पे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये वेवफॉर्म जो है सो डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा दूर तक आ जाएगा, यहाँ कम स्पीड है तो कम दूर तक आ जाएगा। और यहाँ पर हम जस्ट टाइम निकाल लिए, यहाँ पर जो टाइम को क्रॉस करने में लगा d बाय c बाय n2, ये इसका वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, म्यू इक्वल टू c बाय, ये वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू c बाय म्यू। ऐसे ही तो म्यू डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्स। तो यहाँ पर ये टाइम आ गया, और यहाँ पर जो टाइम है इसका टाइम प्लस इसका टाइम, वो दोनों को लेकर सम किए, यहाँ से x का वैल्यू आ गया और तब हमें डिफ्लेक्शन पता चल गया। आप चाहते थे इसे ऐसे भी कर सकते थे कि ऑप्टिकल जो डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम निकालते हैं डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस टाइम रिफ्रैक्ट इंडेक्स, तो ऑप्टिकल डिस्टेंस ये दोनों जगह का सेम होगा। वेवफॉर्म इक्वल टाइम में इक्वल ऑप्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऑप्टिकल लेंथ इन इक्वल टाइम, तो सेम टाइम में यहाँ पर जो ऑप्टिकल लेंथ है वही ऑप्टिकल लेंथ यहाँ पर है, और यहाँ पर ऑप्टिकल लेंथ कितना है, ऊपर में था डिस्टेंस है d, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स से, ये ऑप्टिकल लेंथ हुआ। सेकेंड केस में ऑप्टिकल लेंथ कितना है, d टाइम्स n1 और x टाइम्स 1, क्योंकि ये एयर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1 है, तो यहाँ से भी x समय निकल गया। सेम चीज़ वहाँ पर टाइम के हिसाब से किए, यहाँ जस्ट बोले कि ऑप्टिकल डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल डिस्टेंस और ये ऑप्टिकल डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इक्वल टाइम में वेवफॉर्म जो है सो इक्वल ऑप्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं, जो कि डिफ्लेक्शन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m इन अ रेडियस a एंड आउटर रेडियस b, जैसा दिखा रहा है, ये एनुलर है, बीच में खाली है, is placed on a horizontal surface with the coefficient of friction mu, इसका coefficient of friction mu दिया हुआ है as shown in the figure। at some time
एन इम्पल्स जे नॉट एक्स, एक्स डायरेक्शन में, इधर एक्स है, एक्स डायरेक्शन में ये जे नॉट जो है सो एक इम्पल्स इस पर लगाया गया, इज अप्लाइड एट ए हाइट एच अबव द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द डिस्क. इफ एच इज इक्वल टू एच एम देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लीपिंग. एच के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एच एम के लिए, ये जो है डिस्क जो है सो रोल करता है विदाउट स्लीपिंग. जो विदाउट स्लीपिंग रोल करता है तो यहां पर आप कह सकते हैं कि VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा बी इस केस में. स्लीप तो यहां होगा ना, तो यहां पर जो वेलोसिटी है ओमेगा बी और यहां पर जो वेलोसिटी है VCM जो है सो ओमेगा बी होगा. स्लीप नहीं करना है. यहां का जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी के बराबर ऐसे चलेगा, ये चलेगा इधर और ये चलेगा इधर, तो यहाँ पर इफेक्टिवली जीरो हो जाता है और इसका मतलब स्लीप नहीं कर रहा. लेकिन यदि ये फोर्स इधर ज़्यादा लगेगा तो ये स्लीप करने लगेगा. ये जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये VCM ज़्यादा रहेगा ओमेगा बी से, तो ये स्लीप करने लगेगा आगे की तरह. तो सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं. ये ओमेगा जो है निकाल लेते हैं. कैसे निकालें? देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है. यहाँ पर आया, इस जो इम्पल्स है वो जे नॉट जो इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है, इसको जे से डिनोट करते हैं, वो होता है चेंज इन मोमेंटम. सो ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम. तो वो जो मोमेंटम यहाँ पर जो आ रहा है, इम्पल्स है, उसने इसको जब दिया तो क्या होगा, ये जो है रोटेट करने लगेगा. और यहाँ पर जो है हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं. कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम पहले जो था वही बाद में रहेगा. जस्ट बिफोर इसको हीटिंग एंगुलर मोमेंटम कितना था, एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं आर क्रॉस पी से. आर यहाँ से ये जो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, इस एक्सिस के यहाँ से देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, तो वो डिस्टेंस कितना है, एच है, मैंने आर एच है. और ये मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम यही है जे नॉट, इतना हुआ इसका एंगुलर मोमेंटम. और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में जो है सो ये आई ओमेगा नॉट, आई ओमेगा से रोटेट करने लगा. ये तो मोमेंटम लगा दिया, ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया अपने एनर्जीज को. अब ये जो है सो रोटेट करने लगा. शुरू में एंगुलर मोमेंटम इतना था आर क्रॉस पी, और अब जो है सो इतना है. तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा इजकल टू एच जेड नॉट बाय आई. आई कितना है, इसका आई निकालिए. डिस्क होता है तो सिंपली कह देते हैं एम बी स्क्वायर बाय 2, पूरा डिस्क होता तो. लेकिन ये पूरा डिस्क नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप निकालिए. एंगुलर मोमेंटम कहीं और निकाल लेते हैं. एक हम एलिमेंट्री रिंग लेते हैं. ये जो एलिमेंट्री रिंग है, इसका डिस्टेंस हम x लेते हैं और इसका विड्थ जो है सो dx है. और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट में. तो रिंग का क्या होता है, mr स्क्वायर m r स्क्वायर, इसका डिस्टेंस है x, रेडियस भी x है, r स्क्वायर. अब इसको लिखना है dm. इसका मास कितना है, मास एरिया के प्रोपोर्शनल है, जितना इसका एरिया है उसी के हिसाब से इसका मास है. तो इसका एरिया कितना है, 2 पाई x tan dx, इस रिंग का एरिया है. टोटल एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर. एनुलर है, बीच में खाली है, वैक्यूम है. तो उसको छोड़ दिए, ये टोटल एरिया हुआ और मास डिवाइड कर दिया इसका जो भी मास है, तो ये मास हो गया इसका. और एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, पाई खत्म. 2/2m बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर आया एक्स क्यूब dx. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, a to b, 2m बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये x की पावर 4/4 हुआ,
ये यहाँ से 2 से चला गया और यहाँ पर लिमिट रखना है a टू b, m/2 ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका पावर 4 लेट रखें तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं जो यहाँ पर इसके साथ कट गया, और यहाँ ऊपर में बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, तो माइनस वाला टर्म जो है यहाँ कट गया और प्लस वाला बच गया, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो उसको यहाँ लिखते हैं एच जे नॉट एम मास इसका है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। मतलब 2h जे नॉट बाय एम टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा निकल गया। अब जो है VCM निकालना होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले थे, VCM निकालना होगा, तो यहाँ पर VCM जो है सो उसके लिए कैसे लिखें, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लेते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू में मोमेंटम कितना है, जे नॉट, बाद में कितना है, इसका मास है m VCM, तो VCM जो है सो जे नॉट बाय एम है। अब दोनों में पता चल गया। अब फिर प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन है, प्योर रोलिंग के लिए VCM जो है सो ओमेगा बी के बराबर होगा, तो VCM जो है सो यहाँ पर जे नॉट बाय एम है और ओमेगा बी यहाँ से लिखिए 2h जे नॉट बाय एम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। तो h का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हमें h का निकालना होगा। h का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, ये m तो चला गया, ये जे नॉट भी चला गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2b। तो इस एक्सप्रेशन से हम सारे सवालों का जवाब देंगे। पहला देखते हैं, HM इज इक्वल टू, यही HM है, HM इज इक्वल टू b बाई 2 व्हेन a टेंड्स टू 0। देख ली सही है, व्हेन a टेंड्स टू 0 ये कितना आ गया, b बाई 2 आ गया, तो ये सही हो गया। b को देखते हैं, जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यदि म्यू इक्वल टू 0 नहीं रहेगा ना तो वो स्लाइड करेगा, तो व्हेन a टेंड्स टू b HM इज इक्वल टू b, ये तो रिंग हो जाएगा ना, व्हेन a टेंड्स टू b, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं a टेंड्स टू b, ये भी दोनों सेम हो गया, तो कितना हो गया, 2 भी कट गया, यहाँ से देख लेते हैं HM कितना आ रहा है, b की जगह पर बी स्क्वायर, ए की जगह पे बी स्क्वायर बाई 2b, ये b आ गया, ये भी सही है। फॉर h इज इक्वल टू HM द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस a। For h is equal to hm, the initial angular velocity does not depend on the inner radius a। ओमेगा का वैल्यू देखना है। Okay, so for h is equal to hm, the initial angular velocity does not depend on the inner radius a। तो h is equal to hm के लिए ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर है, और इसमें यदि h को हम hm सब्स्टिट्यूट कर दें, a वाला वैल्यू, तो देखिए ओमेगा कितना आता है। यहाँ पर ऑप्शन सी को हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी का बात कर रहे हैं। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2h जे नॉट, 2h जे नॉट डिवाइडेड बाय m बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ओमेगा के वैल्यू जो है सो जो h को यदि हम hm रखते हैं तो कितना आता है, 2 जे नॉट डिवाइडेड बाय एम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और इधर हम एच एम का वैल्यू रखते हैं। एच एम का वैल्यू अभी भी निकाला था हमने, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2b, सही है, 2b। तो इससे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो चला गया, ये 2 और 2 भी चला गया, कितना बचा, J0 बाय MB। और इसको देखिए, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ये है, तो ये भी सही है। तो ये एंगुलर जो स्पीड है वो J0 बाय MB आता है यदि हम h का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखें, HM रखें, जहां पर रखने के बाद में हमारा कोई स्लीपिंग नहीं आता, प्योर रोलिंग मोशन होता है, तब जो वेलोसिटी हमें आता है एंगुलर वेलोसिटी वो आता है J0 बाय MB। अब इसके बाद में ये वैल्यू रहेगा या नहीं वो डिपेंड करता है कितना फ्रिक्शन है, नहीं है, फ्रिक्शन रहे ना रहे, ये वैल्यू हमेशा इतना ही होगा, राइट। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी J0 बाय MB है। अब बाद में वो तो डिपेंड करता है फ्रिक्शन पर, फ्रिक्शन यदि सफिशिएंट है तो इसको मेंटेन करेगा, नहीं सफिशिएंट है तो मेंटेन नहीं करेगा। इसलिए ये कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है फॉर म्यू इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू 0 द व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग। म्यू 0 है, एच 0 है, म्यू 0 है, इसका मतलब है ये तो स्लाइड करेगा, और म्यू 0 का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज रोटेट करता है तो उसको रोटेट करने के लिए जो टॉर्क की जरूरत होता है वो कौन देता है, वो तो सप्लाई फ्रिक्शन ही करता है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन इस डायरेक्शन में, ये इसको टॉर्क देगा और रोटेट करेगा इसे। यदि वो नहीं है तो ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो टॉर्क नहीं मिल रहा है तो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन एच भी जो है सो 0 है, मतलब फोर्स जब यहाँ पर लग रहा है, इंपल्स जो है तो यहाँ दिया गया है, तो उससे वो वेलोसिटी लेके इसका सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिल गया, वो आगे बढ़ेगा। और इसको रोटेट करने के लिए जो चाहिए रिक्वायर्ड टॉर्क यहाँ वो है नहीं, तो वो सीधे स्लाइड करेगा, वो हमेशा स्लाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The electric field associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by इस तरह से, which of the following statement is correct? Speed of light in vacuum is this much। वो bx और by की वैल्यू बताना है। इसको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है विथ डायरेक्शंस, और हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि ये z डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ये 90 डिग्री पर होता है और ये कंप्लीटली कॉपी करता है, जस्ट फेज का जो है तो डिफरेंस है, ये x पर है तो ये y पर है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यदि हमें इसके बारे में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो हमें हर कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है। और यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो है x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट बताना है। इसको देखकर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट वो ये है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, और ये जो है वैल्यू इसके वजह से चेंज करेगा। और z डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, किस स्पीड से लाइट जा रहा है तो वो देख लीजिए निकाल के। यहाँ से स्पीड हम निकाल सकते हैं, ओमेगा बाय के होता है वेव में, ये है साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो यहाँ से ओमेगा बाय के जो है सो ये स्पीड देता है, निकालिए यहाँ से। ओमेगा कितना है, ये टोटल 2 पाई टाइम्स 5 टाइम्स 10 की पावर 40। के कितना है, 10 की पावर 7 बाय 3, कितना आ गया, ये आ गया 5 से 15 में 30, 30 पाई टाइम्स 10 की पावर 7। यहाँ पर के जगह पर भी 2 पाई है और हमने वो नहीं लिखा, एक 2 पाई है, तो ये 2 पाई तो ऐसे ही चला गया। तो कितना आ गया यहाँ पर 15 टाइम्स 10 की पावर 7, मतलब 1.5 टाइम्स 10 की पावर 7। जो स्पीड होता है लाइट का उसका हाफ है, c/2 है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितना है, हाफ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तुरंत बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, वो सही है नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम।
और यहाँ पर कितना है, c है, v कितना है, c/2 है, 2, ये सही है। मैंने ये लाइट जिस मीडियम में चल रहा है वहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और उसमें जो वेव का लाइट स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का हाफ है। तो सबसे पहले इसी को करेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर Bx निकालना है। B और E में क्या रिलेशन है, सिंपली B = E/c कहते हैं, लेकिन ये वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड की लाइट है। कोई मीडियम में होगा तो E/v इन सम मीडियम, जो कि इस केस में अभी काम करेगा यहाँ पर। तो हमें Bx निकालना है, पहले हम Ex निकाल लें तो Bx निकाल लेंगे। पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, हम जस्ट एक्स वाई प्लेन बनाते ही थे। ये हमारा x है, ये हमारा y है और z डायरेक्शन में वेव चल रहा है। इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, तो इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसका डायरेक्शन 60x + 2y, 2x + y, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस पर 90 डिग्री पीछे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर होगा, ये 90 डिग्री होना पड़ेगा। एक्स और वाई को फिंगर कर्ल कीजिए तो जेड डायरेक्शन दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में लाइट चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सो इसको देखकर हम बता सकते हैं कि एक्स में वाई बी का क्या कंपोनेंट है, वाई में बी का क्या कंपोनेंट। पहले ये वाला तो पता कर ले, ठीक है। ये कितना है, ये तो केवल चेंज करेगा उसका वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन तो यही फिक्स कर रहा है, 30 × 2x + y, 30 × 2x + y, 2x नहीं है, ये x hat है, यूनिट वेक्टर है। तो tan थीटा यहां से हम सीधे देख के बता सकते हैं, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ये भी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, तो x के साथ में जो एंगल है वो बता रहा है। y कंपोनेंट कितना है 1, x कंपोनेंट कितना है 2, तो tan थीटा = हाफ। सो समथिंग लाइक tan 30 कितना होता है 1/√3, सो √3/3, सो 1.73, ऑलमोस्ट 25 डिग्री ये है, ठीक है। तो ये यदि थीटा है तो ये कितना होगा, ये 90 - थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा। आप जो पूछा हमसे वो लिखते हैं। bx बताना है, bx क्या होगा, ये b टाइम्स इधर x इधर है ना, ये -b टाइम्स साइन थीटा, -b टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, यहां से देखिए बताइए, साइन थीटा ये थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 है। साइन थीटा 1/√5, ये है वैल्यू। और b कितना होता है, b तो कहीं पर लिखे थे अभी, ये E/c होता है, एक्चुअली E/v होता है, c वो तो वैक्यूम में होता है, E/v होता है, तो ये लिखते हैं -E/v और ये है 1/√5। ये कितना है, टोटल लिख देंगे bx में, टोटल सब का सब, ये 32x जो भी है, e का वैल्यू मुझे लिखना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन हमने ले लिया है। -e की जगह पर कितना लिखें, 32x + y और एंगल sin 2π जो भी है साइन में, वहाँ पर वही के वही है, हम इसको पूरा नहीं लिखते। और v की जगह पे क्या लिखें, v की जगह पर हम लिखेंगे 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यही स्पीड आया था, और √5 भी है, और कुछ है, और कुछ नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट इसका जो है सो एग्जैक्टली सेम है, जो आर्गुमेंट यहाँ पर है इसका भी सेम है, जो आर्गुमेंट यहाँ पर है, और ये वैल्यू जो है सो कितना आया वो देखना है। तो यहाँ पर तो मुझे x कंपोनेंट को लेना पड़ेगा ना, bx में b है, यहाँ पर b का मतलब है b का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड इसका e का हमें लेना पड़ेगा,
ई का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये ऑसिलेशन है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -30 टाइम्स ये हो गया √5 और बाकी जो साइन में है सो है 1.5 टाइम्स 10⁸ टाइम्स √5। ये तो चला गया, ये 2 बार में चला गया 20 टाइम्स में, तो आया कितना -2 टाइम्स 10⁻⁻7 राइट 7 और साइन -2 टाइम्स 10⁻7 टाइम्स साइन -2 टाइम्स 10⁻7 माइनस साइन। ये करेक्ट हो गया। बी वाई निकालना है सही, तो बी वाई निकालते हैं। बी वाई के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम करेंगे। यहां से देखते हैं ये कुछ जस्ट कॉस थीटा है, बी जो मैग्नीट्यूड है उसका कॉस थीटा है। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ई का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड करते हैं वेलोसिटी से। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2/√5 2/√5 ई का वैल्यू रखते हैं। ये जो है यहाँ से देख के रखिए, ये रहेगा, ये ऑसिलेशन है, केवल ये जो वेक्टर है वो दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिखा रहा है 32x + y। उसका मैग्नीट्यूड 32x + y, ये वेक्टर है और इसमें ऑसिलेशन तो रहेगा टाइम्स 2/√5 और जो वैल्यू है यहाँ पर ठीक है 1.5 टाइम्स 10⁸8। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये 30 बाहर चला गया, ये √5 हो गया और इधर साइन में जो है सो है, और ये एक्स्ट्रा में 2/√5 है cos थीटा, और इधर है 1.5 टाइम्स 10⁸8। ये चला गया, ये 20 हो गया, 20 में 40, सो 4 टाइम्स 10⁻⁻7 सही है। 32 22 32 4 होना चाहिए, इसने 2 लिखा तो ये गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सी, द वेव इज पोलराइज्ड इन द XY प्लेन विथ पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। अब इधर हमने कहीं फिगर बनाया था, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि इसके वजह से साइन और टाइम के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ये है। तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, tan थीटा इक्वल टू हाफ, और tan थीटा इक्वल टू हाफ जो है सो थीटा 30 डिग्री नहीं होता है, 30 डिग्री होने के लिए 1/√3 चाहिए था। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो है tan इनवर्स हाफ, जो कि कुछ मेरे ख्याल से 25 डिग्री के करीबन होगा, 20 to 25 डिग्री के करीबन होगा। तो ये 30 डिग्री नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसको तो सबसे पहले निकाल लिए, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको समराइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वह मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होते हैं, एक हमें पता है तो दूसरा हमें अपने आप पता चल जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे 90 डिग्री के इस पर परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों ही एक ही प्लेन में होते हैं, और ये दोनों का प्लेन जो है जो लाइट का मूव कर प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। यदि ये हमारा x है, y है और ये z डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में होंगे। यहाँ ध्यान रखने का है, E क्रॉस B जो है ये देगा हमें डायरेक्शन इसका, स्पीड का लाइट का। तो E की तरफ अपना फिंगर के देखिए, कर्ल कीजिए B की तरफ, तो डायरेक्शन हमें लाइट के स्पीड के तरफ, लाइट के मूवमेंट की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि y में जो है सो आप रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और x में रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं। इसको इस तरह से रखिए कि E क्रॉस B जो है सो हमें डायरेक्शन दे लाइट का। तो ठीक है, तो हमें ये दोनों कपल होते हैं और ये जस्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉलेज से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर 90 डिग्री होगा लेफ्ट की तरफ, और ये वैल्यू कितना दिया है, इतना तो इसका वैल्यू है यहाँ पर, और बाद में जो है ऑसिलेशन है, ये टाइम के साथ चेंज करता है, ये इतना फिक्स नहीं रहता हमेशा, ये इसका एम्पलीट्यूड है इतना मैक्सिमम, और उसके बाद में ऑसिलेट करेगा। तो ये भी ऑसिलेट करेगा,
एक्जैक्टली सेम तरह से ऑसिलेट करेगा। और मैग्नीट्यूड इसका कितना बड़ा होगा वो हम निकाल लेते हैं ऐसे यहाँ से। हमें बस केवल ये याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड में जो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सी। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बात वैक्यूम के लिए हो रही है। यदि वैक्यूम से हटकर कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो वहां पर हमें भी लिखना पड़ेगा। भी इज लाइट ऑफ स्पीड और लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस केस में भी को हमने निकाला यहाँ से ओमेगा बाई के से, वो आया हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बी एक्स निकालना है, तो बी हमें पता है, तो हमें मान लीजिए हमें बी कहीं पर पहले से पता कर लेते हैं और नहीं तो बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर इसको देख कर हमें एक्स कॉम्पोनेंट में पूछा बी एक्स, तो ये तो माइनस हो जाएगा, एक्स इधर है ये इधर आ गया, तो माइनस इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये मैंने लिखा। और ये बी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो ऊपर में लिखे थे ई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमारा आंसर आ गया। वैसे बी वाई के लिए निकालना है तो बी का यहाँ तो निकाले ही थे, यहाँ साइन थीटा ने लेकर कॉस थीटा ले लेंगे और भी प्लस में होगा, प्लस में सबका वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों निकल गए। और वेव इज पोलराइज्ड इन द एक्स वाई प्लेन, नहीं वो तो यहाँ दिख रहा है कि ये थीटा में जो है सो थीटा 30 डिग्री नहीं अराउंड 25 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था तो शुरू में निकाल दिए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। मीडिया में जो स्पीड का लाइट इस लाइट का स्पीड आया था वो है हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो म्यू का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।